आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आज जो है विश्व में जिसको हम वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध डे मना रहे हैं जून 1 को। ये पूरे विश्व में इस दिन को हमारे को दूध का डेयरी का जो रोल है ह्यूमन हेल्थ में उसके उसके प्रचार के उसके बारे में बताने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस बार का जो थीम है वाइटल रोल ऑफ डेयरी इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन, ये इसका थीम है। विश्व का जो थीम लिया है जो हमारे यूनाइटेड नेशन से चलता है उसी के बेस पे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमने भी एनडीआरआई में जो कि एक विश्व में एक ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी कह लीजिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें डेयरी के नाम से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे पहले इंस्टीट्यूट थे वो डिपार्टमेंट में, अब उनको डिपार्टमेंट में बदल दिया, उसमें ग्रुप भी ऐड कर दिया है। बट एक बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूशन है हमारा और उसका रीज़न भी है कि हिंदुस्तान में हमारा जो डेयरी की वजह से लाइव स्टॉक की डेयरी के क्षेत्र में 80% के आसपास जो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जीवीए में है उसमें 80% जीवीए जो है ये डेयरी से आता है। अगर हम टोटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग ही 10 लाख करोड़ का डेयरी से हमारा इसका जीवीए है इस समय, जो कि और किसी भी कम्युनिटी से अच्छा हमारा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है। तो इसी के लिए उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमने इस पर सेमिनार भी किया था क्योंकि हमारे वहाँ डेयरी कैटल और बोवाइन जो बाहर हैं केवल कैटल्स हैं, हमारे वहाँ कैटल में बफेलो भी होता है। इसके अलावा हमारी डाइवर्सिटी उसके गोट और कैमल में भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास। जैसा कि आप जानते होंगे कैमल भी बहुत अच्छा और गोट भी बहुत अच्छा मिल्क माना जाता है। तो उसमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि जिससे अवेयरनेस है। तो यही एक हमारा प्रोग्राम। जैसा कि आपने कहा कि डेयरी का हिंदुस्तान का क्या रोल है, तो मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं, जितने भी आप हमारे प्रेस मीडिया के भाई भी जो हैं सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। 24% के आसपास अब मिल्क कंट्रीब्यूशन जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया से आता है। तो ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये कोई आज नहीं है कि कल घट गया या बढ़ गया, कंटिन्यूसली हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसी क्षेत्र में हमारी जो एनडीआरआई और हमारा भारत सरकार के साथ जो आईसीआर है हमारे डीजी साहब ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत सरकार के साथ हम प्लान बना रहे हैं कि हम अभी जो 440 से 460 के आसपास पर हमारा अग्रगति है उस पर हम 1 लीटर पर हम लाना चाहते हैं। और लगभग यही लक्ष्य है कि 660 मिलियन टन, अभी हमारा लगभग 220 से 230 मिलियन टन का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर लिया। अभी 660 मिलियन टन का लक्ष्य 2047 तक हमें मिलना है। और जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ है मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे को बिल्कुल है कि हम उसको अपने आप उसको अचीव कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमने जानते हैं कि देखिए बात हमेशा कही जाती है प्रोडक्टिविटी का एक होता है प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन तो हम नंबर 1 है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी कही जाए तो हम थोड़ा पीछे हैं विदेशों से। पर एनिमल प्रोडक्टिविटी उसको भी हमने अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग उसको अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और अपने के थ्रू अपने अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से मिल करके और हमारा डेयरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिल करके हम अच्छे सीमेंट को, जो हमारे पास अच्छा सीमेंट है उसको पूरे देश में फैला रहे हैं। और हमारे पास जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजीज है यूनिक एनिमल भी क्लोन कर रहे हैं, हम बुल भी क्लोन कर रहे हैं, जिससे कि हमें सीमेंट एक बुल बनाने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं सीमेंट देने के लिए अच्छा बुल बनाने। तो अब हम उसको अगर एक अच्छा बुल है उससे 2 बुल हम 1 साल में बना लेंगे। उस सीमेंट को आगे लगाने के लिए भी हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार को भी हमने लिखा है कि इसकी कुछ हमें गाइडलाइन बना के दे दी जाए जिससे कि हम सीमेंट को डिस्पर्स डिसिमिनेट कर सकें। तो ये सारी हमारी उपलब्धियां हैं। अभी हमने ओबम पिकअप से, क्योंकि एनिमल हमारे पास बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास साहिवाल 10 क्लास इस समय हमारे पास है जो 4000 तक की है, हमारे साथ एलपीएम के साइंटिस्ट हैं वो जो बताएंगे अभी आपके पास। तो उसको अभी हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ओबम पिकअप टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जैसे कि पता है कैटल हमारे देश में स्लैटर नहीं किया जाता है हमारी जो एक सभ्यता के हिसाब से हमारे कल्चर, तो मैं उसी में से ही ऊसाइट निकाल करके उसको ग्रो करके बाहर लेबोरेटरी में उससे प्रोड्यूस करना चाहती हूँ।
वो जब प्रोड्यूस होंगे तो हम इसको बाहर भी डिसिमिनेट करेंगे, फिर 1 से 2 और इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। नीचे वाले एनिमल एलिमिनेट करेंगे गौशाला और उनके साथ मिल करके, और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगी। तो हमें डॉक्टर, लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्या करें? देखिए, दूध की क्षमता पशुओं से, फीड से फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है और सब कुछ पता है। हमारे को जैसे कि जानवर और हम एक जैसे हैं, उनमें भी ग्लाइकोलिसिस वैसी ही होती है जो हमारे में होती है। कुछ चीज़ें चेंज है, उनमें ल्यूमेन है, हमारे में ल्यूमेन नहीं है, स्टमक है। तो उसके हिसाब से, लेकिन बहुत सारी बायोलॉजी हमारी जैसी है। तो जैसे हमारे को अगर धूप में रखा है, पसीना आता है, काम करने में मन नहीं करता, वैसे एनिमल है, सब नीचे भिगा लेता है, गर्मी फील होती है, तो उसको आपको कूल करना है। अब कूल कैसे करना है, अलग अलग क्षमता के लोग हैं, जैसे हमारा इंडिया राइट है, हमने सब फोगर लगा रखे हैं। किसी भाई ने, एक पत्रकार साहब ने देखा भी होगा, उसमें फोगर है, जिम जिम जैसा बारिश जैसा होता रहता है, एनिमल बड़ा अच्छे से रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको इम्यूनोसफिशिएंट उससे कूल नहीं करोगे तो नेचुरल एनिमल का जो हमारी इफिशियंसी डाउन होती है, उसकी भी इफिशियंसी, अगर उसकी मेटाबॉलिज्म डाउन होगी, क्योंकि होता क्या है, कभी भी कोई चीज़ होता है, आप, मैं एक सिंपल बताऊँ, बायोलॉजी के नाम पर बताऊँ, सिंपल लर्निंग। अगर आपको सर्दी लगती है तो क्या करते हो, आप सिकुड़ जाते हो, है ना, सिकुड़ करके अपनी सर्दी को करते से, वो भी एनिमल भी है। इसी तरह बॉडी के अंदर भी अगर कभी ये सब चीज़ें होती हैं गर्मी की वजह से, तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, जो हाई मेटाबॉलिज्म रहती है, एनर्जी निकलती है, उसको स्लो डाउन कर दो। जब वो स्लो डाउन हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को अगर कूल रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो परसेंटेज का है, हम आपको नहीं बता सकते। रीज़न है कि एवरेज डाटा आना चाहिए पूरे हैं। जैसे आप हमारे इंडिया में कहोगे तो मैं नहीं कहूँगा घटता है, लेकिन अगर सपोज 10 आदमी किसी घर में बचे हुए हैं, बिल्कुल धूप में है, तो उनका घटेगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं घटता है। अभी किसी पत्रकार ने लिखा 4% जो है घटता है, वो डाटा हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। डॉक्टर, डेयरी लोग जो डे बाई डे चैलेंजिंग होता जा रहा है, लोगों का मोह भंग हो रहा है, लोग इससे थोड़ा पीछे हट रहे हैं, इसके लिए क्या अभियान आपकी तरफ से, क्या मोटिवेशन है? नहीं, ये आपको अगर कोई डेटा है ऐसा कि जो है लोग, मैंने इस समय हमारे पहले कुछ साल पहले 7 और 8 करोड़ 9 करोड़ इस समय हमारे फार्मर जो है ना, इससे जुड़े हुए हैं डेयरी व्यवसाय से, तो इसका कोई कम तो नहीं हो रहा है। ये डेयरी का उद्योग अभी बढ़ ही रहा है, जितना प्रोडक्शन, देखिए आपका मिल्क प्रोडक्शन तो हमारा 5% रेट से कम बढ़ रहा है, और 80% जो मिल्क हमारा टोटल है, ये केवल मार्जिनल है, स्मॉल फार्मर होल्डर से आता है, जिनके पास 2 या 3 जानवर हैं। तो फिर कम कैसे हो सकता है, और फार्मर का रुझाव कैसे कम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फार्मर ये कह रहे हैं, जो फीड है इसके रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध का रेट वहीं का वहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दूध का रेट ऐसा नहीं है। दूध का रेट अगर आप देखें तो उसका ये आप 5% के हिसाब से होता है। आपको पता होगा कि बफेलो का दूध यहाँ कितना है, कब नहीं हुआ, पहले बढ़ गया। दूध कभी पीछे गया नहीं है आज तक, कोई ऐसी कम्युनिटी पीछे दूध कभी नहीं गया है, आप तो रेट नहीं है। हो सकता है अगर कोई फार्मर का हो, प्रॉफिटेबिलिटी का एवरेज घटता बढ़ता है, तो प्रोडक्ट के वैल्यू ऐसे बढ़ती रहेगी। कभी सीजन में कम होता है, कभी लीन सीजन में, एवरेज कभी घटा नहीं है। गर्मियों में दूध की गुणवत्ता केवल अगर बढ़ती है, तो जो मेरा मानना है, अगर बायोलॉजी से देखें तो वो हमारी न्यूट्रिशन जो होता है, और हमारा ग्रीन पाउडर जो है ना, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा फील्ड से आता है। अब पूरे फील्ड को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, एनिमल को तो कवर कर लेंगे, तो वहाँ से फील्ड से आता है। लेकिन हमारा अभी हमारी साइलेंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी है जो हम ला रहे हैं, उसका जो है भी समस्या बहुत जल्दी निकलने वाली है। देखिए, आप रॉ मिल्क मतलब इमीडिएटली दूध से दही से निकले, आप उसको हमेशा पाश्चराइज्ड मिल्क और बॉयल मिल्क भी पीजिए, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर भी, और जैसे एक्सपोज है बॉडी से बाहर जैसे निकलता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और उसमें आते हैं, कितना भी आप क्लीन कर दीजिए तब भी जो है, इसीलिए जब आप कोविड हुआ था तो वो कितने 20 मिनट सेकंड के लिए वॉश करने के लिए बोला, हम लोग नहीं करते हैं। कभी कभी थोड़ा वो क्या होता है कि हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो उसके कंडमनेशन के चांसेस है। एनिमल के दूध तो सही आता है, बाद में एक्सपोज होने में, इसलिए उसको कहा जाता है अगर 1 घंटे रख दिया तो बैक्टीरिया, और अगर 2 बैक्टीरिया है तो ग्रो, क्योंकि बैक्टीरिया जो मिल्क है वाइटल लिक्विड सिक्रीशन है, बैक्टीरिया भी उससे ग्रो हो जाता है उसमें।
तो इसलिए उसको बॉयल करके ही मेरा वो रहेगा कि दिया जाए। वोल्टेज रहती है तो या यही इसके हीट के लिए, हीट स्ट्रेस के लिए मेरी रेगुलर एडवाइजरी जा रही है। दिखेगी नहीं हमारे कई ऐप बने हुए हैं, उनके थ्रू तो जितनी भी हो सकती है हमारा जो एथिक सेंटर है वहाँ परमानेंट लोग बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने जो एक नंबर दिया हुआ है उस नंबर के थ्रू अगर कोई किसान डायरेक्ट भी पूछता है तो हम बताते हैं। बहुत सारे टेम्परेचर का भी और उसका क्या इफेक्ट है, कैसे बचाव किया जाए, यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। हमने एडवाइजरी भी डाल रखे हैं। कई प्रोजेक्ट के थ्रू एडवाइजरी भी हम जारी कर रहे हैं। हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में मित्रा के थ्रू जारी किया जा रहा है। और जो भी हमारे को सुविधाएं और जैसे भी मिलता है मैं पूरी की पूरी उसकी हम लोग बता रहे हैं। और अभी जो है फार्मर बहुत जागरूक भी हो गया। ऐसा कोई फार्मर नहीं है जो इस सब बारे में नहीं जानता है। और दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल वेरी नाइसली है एक्चुअली। मैं तो कई कई फार्मर के वहाँ विजिट किया है तो बहुत अच्छा मेंटेन किए हुए हैं। इवन हम लोगों के भी हमारा बहुत बड़ा फार्म है तो हमने फोगर वोगर लगा रखा है क्योंकि पूरी जगह हम कूल नहीं कर सकते तो फोगर से हम कूल करते हैं। बहुत आपने फोगर देखा होगा छोटे छोटे जैसे रिमझिम जिसको वर्षा कहते हैं उसके हिसाब से हम लोग अच्छा कर रहे हैं और फार्मर भी समझ रहा है। बस यही है कि बाहर ना निकले। एनिमल है कभी कभी अगर कहीं निकल गया तो थोड़ा फर्क पड़ जाता हो उसको ध्यान रखें। और यही आप लोगों को भी लोगों को बताना है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस केयर करनी है। हम अपने को जैसे पूल में केयर करते हैं। अभी देखो गर्मी रहती, गर्मी होती तो धीरे धीरे आते, या सर्दी होती तो धीरे धीरे आते। गर्मी थी तो भाग के आ रहे हैं। हमें एनिमल भी उस हिसाब से समझता है, अपने आप को अडाप्ट करता है। पेड़ के नीचे रखें, अगर कुछ नहीं है तो पेड़ के नीचे रखें, उसको पानी को नीचे रख दीजिए। धीरे धीरे कभी 2 घंटे में पानी से नहला दीजिए। बफलों के लिए पानी हर गाँव में बने हैं हरियाणा में। तो सारी सुविधाएं सब चीज़ें फार्मर को पता है। हमें लगता है कि गाँव में दूध ढूंढा जा रहा है सर, लेकिन ये गाँव में भी ये सप्लाई हो रहा है, ये दूध कहाँ से आ रहा है? मतलब गाँव में भी ढूंढते हैं लोग, ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत मतलब हर गाँव में दूध पहुँच रहा है, गाँव में दूध नहीं मिलता। गाँव में इसलिए कुछ नहीं मिलता कि वो सब लोग अलग अलग एप्लीकेशन में जहाँ उनको अच्छा पैसा मिलता है वो वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। एनजीओ भी बहुत मिलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिंथेटिक आप कोई डाटा मुझे बता दो कि इतना प्रोडक्शन है इतना कोई भी हुआ तो ऐसा करने को तैयार नहीं है, को लेके कोई भी करने को तैयार नहीं, लगभग सभी छोड़ चुके हैं। नहीं सर ऐसा बहुत पॉसिबल मैं आपको अभी एक डाटा दिया है। आपकी बात में सच्चाई हो सकती है, एक दो फार्मर ने किसी ने कहा हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ 80% मिल्क प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम द 2 और 3 मिल्क जो है इसी से आ रहा हो। 5% में मिल बढ़ रहा है तो आ तो फार्मर से ही रहा है। अभी तो भारत सरकार ने इसीलिए जो आपकी शंका है उसको दूर करने के लिए भी अभी हर एनिमल का डिजिटाइजेशन करने का शुरू हो गया। तो अब वो भी शंका जो है दूर हो जाए। कभी कभी हम लोग जो है ना सुनने पे बहुत कुछ वो करते हैं। तो अगर आपकी हो सकता है, मैं मान ये नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपके कुछ फार्मर से डिस्कशन हुई वो होगा। लेकिन हम तो लोग ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हैं ना, जो हमारा भारत सरकार गवर्नमेंट रिलीज करता है उसकी बात करते हैं। सर लीवर पाउडर जो दूध तैयार होता है वो किस तरह से देखते होंगे? क्या वो पौष्टिक है या महज खाना पौष्टिक है? कौन पास्चराइज मिल्क? अच्छा, नहीं, पास्चराइज में पूरा न्यूट्रिएंट है। ये तो एनालिसिस हम लोग करते ही हैं, ये तो पूरा किया हुआ है कि कोई ऐसी इवन बॉयल करने पे भी इतना ज़्यादा हमारा कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा प्रोसीजर हमने किया है कि प्रोटीन फैट और किसी पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। ऐसे ये तो सदियों से हमें पास्चराइजेशन देखिए, एक चीज़ अगर 1% कोई चीज़ कम भी हो गई और 10% का नुकसान बच गया तो इसलिए पास्चराइजेशन इन्फेक्शन और नुकसान कर देगा। उससे बेटर है कि थोड़ा पास्चराइजेशन कर लें। तो इससे इसमें कोई आपको कंफ्यूजन की बात सर 1995 के आसपास आपकी गाड़ी जो है उसका जो टेस्ट भी आता था, अब वो बात नहीं है इसमें। नहीं सारा टेस्ट है। और मैं आपको कहूँगा कि मेरे साथ आज इसका उपयोग करिए, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो हमारे पास हमारे निदेशक हैं 2 इंस्टीट्यूट के, गोट और कैमल के। आपने गोट का भी बहुत अच्छा सुना होगा, जब डेंगू होता है तो गोट की ड्यूटी बहुत है। डायबिटीज़ में कैमल का है। हमारे साथ आज हमारे जो सेमिनार कराया था उसका भी थीम हमने अपने यहाँ का सेमिनार का टॉपिक हमने बुआई में नाम रखा था ह्यूमन हेल्थ पे। तो हमारे पास डॉक्टर चैपली भी हैं जो गोट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं मथुरा में है, मद्दू में। हमारे साथ साहू साहब हैं। मैं चाहूँगा आप उनसे भी ये टिप, क्योंकि ये 100% पहचान है, हमारे पास सारी के सब लेवल हैं। कोई भी कहीं भी आप प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कभी भी कोई शक हो दूध आप हमारे पास ले आइए। उसमें कितना यूरिया, अगर यूरिया क्योंकि यूरिया भी हो कितना है सब टेस्ट हो जाएगा।
कोई ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ये कह सकता है कि हम मिल्क को पकड़ नहीं सकते। हम तो एक लेवल और आगे जा रहे हैं कि बायोलॉजी की कोई ऐसी चीज जो वो कोई बना ही नहीं सकता, उसमें भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तब भी हम बता देते हैं कि इसमें होता क्या है कि वो कभी भी कोई भी मिल्क अगर कोई एडल्ट्रेट करता भी है, जैसे पानी भी मिल्क मिलाना एडल्ट्रेट माना जाता है। आप समझे, पानी भी नहीं मिला सकता एज पर द मिल्क डिफिनेशन किताब, क्योंकि 80% ज़्यादा पानी तो वैसे ही होता है, वो भी एडल्ट्रेट माना जाता है। तो वो भी हमें डिटेक्ट हो जाता है कि किससे ज़्यादा पानी नहीं है, और वो तो सब आप लोग गोली डाल के ही पता कर लेते हो। बट कोई भी एडल्टेंट है उसका सारा एडल्टेंट होता क्या है, जो प्रॉब्लम है अगर कोई एडल्टेंट है तो वो अच्छे में मिक्स कर देता है, तो वो भी ट्रांसलेट में आता, वो भी ट्रांसलेट में आता। लेकिन फिर भी हम लोग आज के डेट में, और अभी तो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कोई इसमें चिंता की बात नहीं है कि एडल्टों को हम पकड़ नहीं सकते। ये तो आना चाहिए, और आता कुछ है नहीं, लोग मिक्स कर सके, लोग बोलते हैं। उसके लिए भी हम आजकल सभी डेयरी को टेस्ट मैंडेटरी किया गया है कि अपने पैकेजिंग से पहले उसको टेस्ट करें, और हमारी बहुत सारी किट इंडिया रही ने डेवलप की है, वो मदर डेयरी भी यूज़ करता है। मदर डेयरी हमारा, हम भी उसके साथ काम करते हैं। ये प्लांट जो है मदर डेयरी के साथ में लगाया था, वो भी हमारी किट यूज़ करते हैं, नेस्ले भी करता है, तुम सारे। और अभी हडसन जो साउथ इंडिया की बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी है मिल करके, वो भी हमारी किट लेके गए हुए हैं। और हमारे केएनएफ वाले भी हमारे से जो है हमारे प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। तो ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और हर चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। और ये विश्व दुग्ध दिवस में सबसे ज़्यादा दूध का कलेक्शन होता है वो गाय और भैंस से। इसके अलावा जो बाकी पशु रह गए, कुछ पशुओं में हमारा ये गोट है, सीप, कैमल, और भी दो जो हमारे भारत में है, एक है मिथुन और गाय। लेकिन हमें ये जो सीप, गोट, कैमल और घोड़े के भी दूध के बारे में आप सुने होंगे, इनको हम नॉन बोवाइन ग्रुप में रखते हैं। इनके नॉन बोवाइन स्पीशीज का भी दूध का जो कंट्रीब्यूशन है करीब 5% होता है। लेकिन हम इसके दूध के क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं कि हम 5% दूध दे के दूध का रिक्वायरमेंट पूरा कर लें। जो विश्व दुग्ध दिवस का जो थीम है, आप उसका थीम अभी हमारे निदेशक महोदय ने कहे, इसका थीम है कि पोषण के लिए हमारा जो दूध है ये कितना उपयोगी है। उस हिसाब से हम देखें, पोषण बहुत बड़ी बात है। पोषण मतलब खाली पेट भरना नहीं है। पोषण मतलब हमारे शरीर में जो भी कमी है उस कमी को वो दूध के द्वारा पूरा करने का है। और जो नॉन बोवाइन स्पीशीज में जैसे ऊँटनी का दूध हम बात करें, तो इसमें डायबिटीज जैसे एक बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए भी इसमें तत्व है। हमारा जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गर्मी में सभी का क्षमता कम हो जाता है, आदमी का भी पशुओं का भी। उस क्षमता ऊँटनी में कम नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से इसी परिवेश में पला है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि गाय में दूध जितना तेज़ी से डाउन जाता है ऊँटनी में नहीं जाता है, और उसका दूध गर्मी में ही सबसे ज़्यादा होता है। और मैं आपको और एक बात बताऊं, ऊँटनी में दूध का क्षमता जो है करीब 12-15 लीटर का देने का भी क्षमता है। और हमारे संस्थान में जो ऊँट रखा गया है, 4 प्रजाति के ऊँट हम रखे हैं। कच्ची जो गुजरात के, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी, ये चारों प्रजाति का जो एवरेज है 4 लीटर एवरेज है। और करीब इनका जो लैक्टेशन है 400 से 450 दिन का है। गाय में 300 दिन है, वहाँ पे लंबा है। उसका भी कारण है, वो कारण पे हम ना जाएं। तो आपके सामने एक ऊँटनी से 1500 से 2000 लीटर दूध लेने का क्षमता है। लेकिन दूध में जैसे पहले कहा, पोषण के हिसाब से हम बात करें तो आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और भारत तो उसका सबसे बड़ा देश है जहाँ पे डायबिटीज़ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन एक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, आप आधा लीटर दूध सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास पिए तो इंसुलिन इंजेक्शन ना लेने का भी एक नौबत आता है। तो इसका मतलब ये कितना उपयोगी है। इसके बाद एक मंदबुद्धि बच्चों के बारे में आप लोग सुने होंगे। मंदबुद्धि बच्चे जिनको ऑटिज्म कहते हैं, उस बच्चों के लिए भी ऊँटनी का दूध कारगर होता है। उसमें जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होता है,
बच्चे समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होता है। अभी एक बात करें, जितने भी हमारे क्षय रोग हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस कहें, टाइफाइड कहें, जितने भी क्षय रोग, आपका बुखार काफ़ी लंबे से चल रहा है, सभी क्षय रोग में ऊँटनी का दूध एक कारगर है। हम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। डेंगू के नाम आप सुने होंगे, जो अभी दूध के बारे में कह रहे थे, बकरी का दूध के बारे में हम सुने, और अभी निदेशक महोदय कहेंगे उसके दूध, और ऊँटनी का दूध भी डेंगू के लिए कारगर है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो दूध में जो नॉन बोवाइन ग्रुप का हम बात कर रहे थे, आज इसी का विषय वस्तु के तहत निदेशक महोदय ने हम दोनों को बुलाए थे कि मैं ऊँटनी के ऊपर बोलूँ, वो गोट के ऊपर बोलूँ। हरियाणा में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? हरियाणा एक्चुअली जो ऊँट है, हम भारत का थॉर डेजर्ट के बारे में आप तो जानते हैं। थॉर डेजर्ट जहाँ था वहीं पे ऊँट की मतलब वहीं पे पले थे। अभी हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ, यूपी के जो बॉर्डर राजस्थान के साथ जुड़े हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा ऊँट आए हैं, लेकिन अभी उस प्रदेश में ऊँट का संख्या घट गया, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस गाय भैंस पे गया। और ऊँट राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 2,13,000 है। गुजरात में 27,500 है। बाकी जो आप हरियाणा का बात करते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी मिला के 10 है। तो इसलिए राजस्थान ही हम ऊँट का प्रदेश करते हैं, और राजस्थान एक राज्य है जो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा भी दिया है। लेकिन दुख की बात है कि ऊँट की संख्या बढ़ रही है, जिसके तहत जो बातें मैं आपके सामने रखा, ये लोगों को पहुँचा है कि ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ में, टीबी में, डेंगू में, टाइफाइड में, ये जितने भी बीमारी है, ये सभी के लिए कारगर है। तो मेरा मानना है कि लोग ऊँटनी का दूध पीना शुरू करेंगे, लोग ऊँटनी के दूध के लिए ऊँट पालना शुरू करेंगे। समस्या की संभावना बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपने कह रहे थे ना, दूध में दूध का दाम के ऊपर अमूल सौरभ डेयरी जो है गुजरात में दूध का कलेक्शन शुरू किया है, ऊँटनी का दूध, तो 51 रुपया उसका फिक्स किया है। इसलिए किया है, गाय के दूध से ज़्यादा, इसी बेसिस पे जो गुण मैं आपके सामने रखा है। तो इसी हिसाब से कलेक्शन हुए, और जो लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट है उन लोगों के पास पहुँच जाए। डायबिटीज़ पेशेंट तो खाली राजस्थान में नहीं है, तो दूध कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी तक भी जाना चाहिए, कश्मीर भी जाना चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एक व्यवस्था, वो व्यवस्था शुरू हो जाए, तो ऊँटनी का दूध का मूल्य जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको बता दूँ, 300 रुपया से 500 रुपया बड़े बड़े सिटी से मिलता है ऊँटनी का दूध। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, वहाँ पे जो राजस्थान से दूध जाता है, वहाँ से 300 रुपये से 500 रुपये। आगे सब एक गाय और भैंस की मैं आपको अभी आपके सामने जो रखा, 1,500 से लेके 2,000 आप ऊँट से लिए, बढ़ते अभी इसी के ऊपर हम चारे के क्वालिटी तो मैं बता दिया। क्वालिटी में जैसे कितना है खर्च, एक गाय पे जैसे आपने 1 रुपया खर्च करते हो दूध के लिए, तो आपको 2 रुपया ज़रूर मिलता है, ये एक हिसाब है। और ऊँट में मैं उसको 2.5 गुना तक ले जाऊँगा। 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 2.5 गुना, 2.5 है जो ये संस्थान है हमारा, बकरी के क्षेत्र में खोज करता है। जो आप सभी लोग जानती हैं कि जो बकरी का हम गरीब की गाय कहते हैं, और ये बकरी ऐसी है कि कुछ भी आपका पैसा खर्च कराए बगैर आपको दूध दे देती है। और इसको हम कहते हैं ज़ीरो इनपुट सिस्टम, कि आपके गई घास फूस खा के आई, वहाँ से आके आपको दूध दे दिया। और इसीलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है ATM है ये, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मनी। और ये आजकल जो छोटे हैं किसान हैं हमारे, जिनके पास ज़मीन की भी कमी है, और इनके लिए बहुत अच्छा साधन है। और लगभग 3.3 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं बकरी पालन से। भारतवर्ष में लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं, और हम लोग लगभग 7.6 मिलियन टन बकरी का दूध पैदा कर रहे हैं, कि जो कि दुनिया का लगभग 32% है। इससे आप लगा सकते हैं कि हमारे कितनी इसकी आगे डिमांड है, और लगातार इसकी ग्रोथ हो रही है। हम बकरी के दूध की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि 6% ग्रोथ से भारत में ये बढ़ रहा है।
और आप देखें कि जो बकरी की पॉपुलेशन है वो भी लगभग हमारी 1% से हर साल बढ़ रही है। लगभग आप मानें कि पिछले सेंसस से अगले इस सेंसस तक लगभग 10 साल बाद जो सेंसस होता है उसमें 10% बढ़ गई है। तो लोगों को इसको एक ये आजीविका के साधन के लिए भी है, आपको अच्छा फूड भी देता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दे रहा है और कम खर्चे में कर सकते हैं। जहाँ आप 4 से 5 बकरियाँ आसानी से रख सकते हैं और उसके लिए आपको पैसे की लागत कम चाहिए और आपको उसके लिए खर्चे भी कम होंगे, जगह की भी कमी, आप कम जगह में काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे किसान आगे बढ़ते आ रहे हैं। बकरी के दूध का जो माना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें बहुत गुण, मैं तो इसे एक औषधि का नाम देता हूँ। इसलिए बकरी का दूध एक औषधि होता है, इसमें ऐसे सभी गुण होते हैं। इसमें जैसे जो आप फैट के ग्लोब्यूल का साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है और प्रोटीन के जो साइज़ होते हैं वो भी छोटे होते हैं। इसकी वजह से ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। आप मान के चलें कि जो हम लोग कहते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी अपने आप नहीं बना सकती, उसको हमें बाहर से लेना ज़रूरी होता है। उनको उसमें 10 एसेंशियल अमीनो एसिड में से 6 की मात्रा बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है उसमें। उसकी वजह से आपको बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, जो उनके लिए बकरी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के दूध के बाद जो पहली चॉइस है वो बकरी के दूध को माना जाता है। तो बकरी का दूध जल्दी से पच भी जाता है और उससे उसकी जो डाइजेशन भी अच्छी होती है, उसमें विटामिन्स भी बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा है कि जैसे आयरन है, आयरन का कंटेंट दूध में जनरली कम होता है, पर बकरी के दूध में ये ज़्यादा होता है और उससे आपकी जो अनीमिया की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम वो भी नहीं होती। अब इसी तरह से बताइए, हरियाणा के अंदर भी बकरी पालन को बहुत बढ़ के आ रहा है और इसमें नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे फार्म भी नए आ रहे हैं और अब जो गोट की पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कौन कौन सी बीमारी में उपयोगी है? आप सबसे बड़ा तो आप अभी देखते हैं कि डेंगू का सीज़न आएगा, उसके बीच में आप देखेंगे कि बकरी के दूध की डिमांड